नमस्कार, प्रणाम, सत श्रीकाल। द विनीश यादव शो में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज नहीं, कल शाम को बड़ा मजा आ गया उत्तर प्रदेश की न्यूज देख करके। आपने देखा होगा निकाय चुनाव के अंदर, क्या किसी मित्र को मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो बता सकते हैं? आपने देखा होगा निकाय चुनाव के अंदर ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया गया है। शायद कोई हो ना हो, लेकिन मैं पंडित विनीश अय्यर आजाद हो गया। आजाद किससे हो गया? ये पिछड़ी जाति, ये शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था, अब तो मैं सवर्ण हो गया ना। अब तो मैं कल से सवर्ण हो गया, कहीं भी जा सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। और आप ये ऊपर फोटो देख रहे हैं मंडल जी की, आप ये अम्बेडकर जी की फोटो देख रहे हैं मेरी लाइब्रेरी नया अवस्था पुरानी किताब के अंदर। मुझे लगता है अब इनको भी हटा देना चाहिए। क्या जरूरत है इनको रखने की? इनके कार्यकाल को भी भूल जाना चाहिए। हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी भी तरह से, और किसी को उफ तक नहीं हो रही है ओबीसी समाज को। आपका आरक्षण खत्म हो गया। रही बात यादवों की, तो मैं तो ये कह रहा हूं, यादवों को तो बहुत पहले ही आरक्षण से अलग हो जाना चाहिए था। लेकिन आज मैं ज्यादा यादवों पे बात न करके मुझे कुछ स्वतंत्रता की, अपनी स्वतंत्रता के ऊपर बात करनी चाहिए। अब कल क्या, आज से अगर किसी ने भी मुझसे ये कहा कि आप ओबीसी के हैं, या आप श्री कृष्ण जी की, योगीराज श्री कृष्ण जी की पूजा के लिए वाद्य नहीं हैं, आप उसके लायक नहीं हैं, तो मेरा 8 नंबर का जूता उसके सर पे पड़ेगा। क्यों? कोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि हम पिछड़े नहीं हैं, हम अगड़े हैं। ये चीजें कहां से शुरू हुई? मैंने कल माननीय अखिलेश जी का देखा प्रेस विज्ञप्ति, उसमें उन्होंने कहा हम आंदोलन करेंगे। तो सच बताऊं, मुझे हंसी आ रही है आंदोलन शब्द से, माननीय अखिलेश जी के मुंह से निकलते हुए हम आंदोलन करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में क्या करोगे जाकर के? सुप्रीम कोर्ट में कौन है? कौन है सुप्रीम कोर्ट में? यही जज जो यहां है कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू, वही जज वही है। मैं एक बात आपको फिर भी बता देना चाहता हूं। आपने देखा, आप कितने लोगों में मेरी फेसबुक लाइव में आप बताएं, कितने लोगों को पता है कि संविधान 9 अगस्त 1918 को 3 लोगों ने संविधान को जलाया था जंतर मंतर पे? कितने लोगों को उनके नाम का पता है? मैं बताऊं, प्रदीप शुक्ला, अभिषेक शुक्ला, श्रीनिवास पांडे। और कितने लोगों को यह पता है कि 90 के दशक में जब मंडल आयोग की रिपोर्टें लागू हुई थी, तो ओबीसी का जो आरक्षण हुआ था, उस पर रोड पर कौन आए थे? केवल और केवल ब्राह्मण समाज, केवल ब्राह्मण समाज आए थे। सच कहूं, मैं उनको सलाम करता हूं जिन्होंने उन ब्राह्मण, उस टाइम के ब्राह्मणों के, उनके मिशन को कुचला था। हालांकि उस टाइम मैं भी बिहाड़ी में जॉब कर रहा था, तो मैंने उसमें कोई ज्यादा भाग नहीं लिया, लेकिन हाँ, जितना मेरे से बन सका मुझे बड़ी संतुष्टि मिली। आज वही लोग आपके आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। खत्म नहीं कर दिया जी, खत्म नहीं कर दिया। क्या उस टाइम आपको भूल गए कि मंडल में कमंडल किसने घुसा था? जो लोधी समाज, निषाद समाज, कुर्मी समाज, पटेल समाज, या जो भी कुमार, नाई, जो भी ओबीसी के हैं,
मेरे फेसबुक मित्र हैं, खासकर मेरी लाइव में आकर के बताएं उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। अब तो दिल को संतुष्टि मिलेगी। कुछ लोग बोलते हैं ना कि उत्तर प्रदेश और बिहार को मुलायम सिंह जी ने 27% आरक्षण सब कुछ दे दिया उनको, तो उनकी गलत फहमियां आज जब आरक्षण खत्म हो गया, फिर मैं आज लास्ट में फिर भी बता देता हूं कि जिस टाइम बीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की थी, तो उसमें थोड़ी सी एक त्रुटि छोड़ दी थी, थोड़ी सी त्रुटि, बहुत गंभीर विषय है, थोड़ी त्रुटि छोड़ दी थी। उसमें ये छोड़ दी थी, अगर केंद्र सरकार, वो राज्य सरकार कोई भी चाहे तो कितना भी 27 नहीं 15 दे दे, 10 दे दे, 5 दे दे, नहीं दे तो वो राज्य सरकार के अंडर में। केंद्र में तो फुल मिला था 27% आरक्षण ओबीसी को। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश क्या नाम है, एमपी के अंदर 13% आरक्षण मिला है, 27 कभी नहीं मिला राज्य सरकार में। 14% उसके अंदर है, क्या बोलते हैं, कोटा राजस्थान के अंदर है, बाकी किसी में 10 है, 15 है, 5 है, 27 किसी में नहीं है। लेकिन हमारे ओबीसी समाज की किस्मत से 90 के दशक में जैसे ही आरक्षण मिला, उसी टाइम उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी, बिहार में लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री बने। दोनों के मुख्यमंत्री काल में दोनों ने 27% आरक्षण ठोक दिया। अब जो 27% आरक्षण उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों यादव बाहुल प्रदेश हैं, और ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि यादव का लड़का अगर हाई स्कूल पास कर लेता है, अब नहीं, हमारे टाइम से भी अगर उसकी हाइट बढ़ रही है, उसके पिताजी और उसके रिश्तेदार, उसके पड़ोसी कह करके इसकी हाइट बढ़ रही है, पुलिस में चला जाएगा, वो दौड़ लगाने लग जाता है। तो पुलिस में भर्ती हो गई। लोगों ने कहा कि मुलायम सिंह जी ने सारे यादव भर दिए। जो हमसे आजकल यादवों से जो रूठे हुए ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि बेटा अब तुम क्या करोगे, हमारा तो कुछ नहीं है, जो होना है वो हो गया। तो 27% आरक्षण इन्होंने दोनों ने ही उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर दिया था, बाकी कहीं पे प्रदेश में, कहीं किसी भी प्रदेश में 27% आरक्षण नहीं है, आप पता करके देख लीजिए। रही बात, हाँ राम लखन जी, आज पिछड़ी जाति का आरक्षण खत्म हुआ है, कल दलितों का आरक्षण खत्म करेगी, बिल्कुल भाजपा खत्म करेगी। राम लखन भैया नमस्कार, बिल्कुल खत्म करेगी। ये कहते कहते तो हमारे बाल सफेद पड़ गए। जब 1990 में राम लखन जी ये आयोग की सिफारिशें लागू हुई थी, उस टाइम ये बाल नहीं थे, इसमें रेख उपज रही थी। इसमें मैंने आरक्षण को, मैंने आयोग को बनते हुए भी देखा है और ये खत्म होते हुए देख रहा। राम लखन जी थैंक यू भैया। नीतीश जी आप भी कुछ कहना चाहते हो, क्या कह रहे हो आप? जय हो। तो मेरा, हाँ, मैं बात मेरी अधूरी रह जाएगी, मैं बात बाद में कर लूंगा आप सबसे। जिन लोगों की गलत फहमियां है ना कि यादव उत्तर प्रदेश में ये कर रहे हैं, यादव कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यादव जिसका बाहुल, जिसकी मजबूती होती है, वो तो कुछ ना कुछ करता है। रही बात, अब मुझे एक बात और याद आ रही है अभी, क्योंकि जब तक मैं पाखंडवाद पे नहीं बोल रहा तो मेरे पेट के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ सी रहती है। आपने देखा वो 2 तारीख तक बच्चों के स्कूल बंद है। मैं माननीय योगी जी से पूछना चाहता हूं कि 2 तारीख तक बच्चों के स्कूल है, 2 तारीख के बाद में जब सर्दी पड़ेगी तब आप क्या बंद करोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी शिक्षा दीक्षा हो जाए, शिक्षा दीक्षा को छीनने की कोशिश की जा रही है कि ये पढ़े ना? क्योंकि आज अगर मैं पढ़ा लिखा, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा नहीं होता तो शायद मैं आपके बीच में आज यहाँ कहां बैठता। वो तो पांडे जी, फलाने जी, ठाकुर साहब वही तो रहते ना, जो आप देख रहे हो मीडिया के अंदर। किसी भी एक पिछड़ी जाति का एक मुझे बता दो पत्रकार। तो रही बात इसकी, और मुझे बड़ी हंसी आ रही है, बस हंसी नहीं आ रही है, नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये लाइव है, इसमें बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं और आगे भी देखेंगे कि जिस टाइप से शिक्षा के ऊपर कुठाराघात किया गया है, लॉकडाउन लगा के, वो लगा के हमारे बच्चों के ऊपर कि पढ़ न जाए। पढ़ने के बाद में देखिए सर्दी आ रही है, स्कूल तो बंद कर दिए। क्या कोरोना के अंदर मंदिर बंद नहीं किए थे, मस्जिद देवालय बंद नहीं किए थे? तो सर्दियों में मस्जिद देवालय क्यों खुले हुए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पैसे कमाने की जगह है इसलिए मस्जिद देवालय में कोई छुट्टी नहीं होती है? आप एक रिकॉर्ड उठा के देखिए, जहां तक मेरा अपना पर्सनल सवाल है, मेरा अपने पर्सनल रिकॉर्ड है कि सर्दियों में हमारे यहाँ बुजुर्गों की
मृत्यु ज्यादा होती है उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत के अंदर। और सर्दियों में जो बुजुर्ग सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे नहा करके मंदिर मस्जिद में जाते हैं, क्या उनकी छुट्टी नहीं होनी चाहिए? लाइफ थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन बगैर पाखंडवाद में बोले हुए मेरी कोई लाइफ आज तक पूरी हुई नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। क्या उनकी छुट्टी नहीं होनी चाहिए? या लॉकडाउन में बंद कर सकते हो मंदिरों को, अभी तो बंद कर दो 2 महीने के लिए। क्यों हमारे बच्चों को परेशान कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे पैसे वाले समाज के जो लोग हैं ना, वो अपनी पिकनिक मनाते हो बच्चों की छुट्टियां करवा के 15 दिन की, और खुद आबू धाबी जा रहे हैं और कभी वहां जा रहे हैं कभी वहां जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं। चलिए, और योगेंद्र जी कैसे हो आप? लेकिन हाँ, लास्ट में मैं इतना ही कह रहा हूं, अगर आज के बाद किसी ने पंडित वीने शरीर को पिछड़ा कहा या शूद्र कहा, जो कहते हैं ना शूद्र, माथे से ब्राह्मण और क्षत्रिय, यहाँ से और कमर से वैश्य और पैर से शूद्र, अगर किसी ने मुझे शूद्र कहा तो मेरा 8 नंबर का जूता उसके सर में दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज के बाद मैं आजाद हो गया। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल।